नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। इस अध्याय में हम ओजोन क्षरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अध्याय के नाम से ही प्रतीत होता है, ओजोन क्षरण। ओजोन के बारे में हम जानते हैं, वायुमंडल में पाई जाने वाली ये एक महत्वपूर्ण गैस है और क्षरण से तात्पर्य होता है धीरे धीरे इसके अंदर कमी आना या गिरावट आना, अर्थात ओजोन के अंदर कमी आने को हम ओजोन क्षरण के नाम से जानते हैं। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच भौतिक शास्त्री चार्ल्स फेबी एवं हेनरी ब्यूनिज ने की थी। 1913 में सबसे पहले फ्रेंच के जो भौतिक शास्त्री थे चार्ल्स फेबी एवं हेनरी ब्यूनिज ने ओजोन के बारे में पता लगाया था कि वायुमंडल में एक प्रकार की गैस पाई जाती है जिसे ओजोन कहा जाता है। इसके गुणों की खोज ब्रिटिश मौसम वैज्ञानिक डॉब्सन ने की थी। ओजोन के जो विशेषताएं होती हैं, ओजोन गैस के जो गुण होते हैं, इसके बारे में सबसे पहली जो जानकारी दी थी वो ब्रिटिश मौसम वैज्ञानिक डॉब्सन ने दी थी। समताप मंडल की ओजोन का मापन करने के लिए डॉब्सन मीटर का विकास किया गया। जब कभी भी ये सवाल पूछा जाता है कि किस यंत्र के द्वारा ओजोन का मापन किया जा सकता है, तो उसका नाम बताया जाता है डॉब्सन मीटर। जैसे कि हम जानते हैं कि ओजोन के गुणों की खोज वैज्ञानिक डॉब्सन ने की थी, तो उन्हीं के नाम पर इस मीटर का नाम डॉब्सन मीटर रखा गया है। ओजोन की मात्रा को मापने की इकाई डॉब्सन इकाई कहा जाता है। इसकी इकाई, जिस तरह हम दूरी की इकाई किलोमीटर में या मीटर में मापते हैं, उसी तरह हम वायुमंडल में ओजोन की जो मात्रा को मापते हैं, उसको जिस इकाई में नापा जाता है उसे हम डॉब्सन कहते हैं। पृथ्वी के धरातल से 16 से 55 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन परत का विस्तार पाया जाता है। वास्तव में ये देखा गया कि वायुमंडल में ओजोन कहाँ पाई जाती है, तो मूलतः वायुमंडल के अंतर्गत ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। आपने पिछली कक्षाओं में और पिछले वीडियो में इस चीज़ को पढ़ा होगा कि वायुमंडल की कुल कितनी परतें हैं, तो उन सभी परतों के अंदर शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, चुंबकीय मंडल, ये वायुमंडल की कई सारी परतें हैं। तो जो वायुमंडल की दूसरी परत है धरातल से ऊपर की ओर बढ़ने पर, जिसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं, ओजोन गैस का विस्तार समताप मंडल के अंदर पाया जाता है। और समताप मंडल के अंदर भी मुख्य रूप से उसकी निचली परतों के रूप में ओजोन का विस्तार पाया जाता है। लेडजियन और टारबुक के अनुसार ये धरातल से 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में केंद्रित है। लेडजियन और टारबुक ये दो वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि वास्तव में वायुमंडल के अंदर ओजोन का सबसे अधिक सांद्रण, जो इसका विस्तार पाया जाता है, वो धरातल से लगभग 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है और ये संपूर्ण ऊंचाई समताप मंडल के अंतर्गत केंद्रित है। ओजोन परत की मोटाई विषुवत रेखा के ऊपर औसतन 0.29 सेंटीमीटर तथा ध्रुवीय प्रदेशों में 0.4 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। धरती से 12 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ओजोन परत में ओजोन गैस की सांद्रता अधिक पाई जाती है। धरती से 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ओजोन गैस की सांद्रता से तात्पर्य है ओजोन गैस के अणुओं की संख्या यहां पर अधिक पाई जाती है। ओजोन गैस का अधिकांश भाग, करीब करीब 90% भाग, समताप मंडल की निचली परत में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। जितनी भी गैस, ओजोन गैस वायुमंडल में पाई जाती है, लगभग ये सभी समताप मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल के अंदर भी लगभग इसका 90% भाग समताप मंडल की निचली परतों में पाया जाता है, जो कि धरातल से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में होती है। समताप मंडल की सीमा 10 से 17 किलोमीटर के ऊपर से 50 किलोमीटर तक होती है। अब बात ये आती है कि धरातल से समताप मंडल कितनी ऊंचाई पे स्टार्ट होता है, तो धरातल से समताप मंडल औसतन 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। पर जैसा कि हम जानते हैं, ध्रुवों पर ये
8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू हो जाता है और भूमध्य रेखा पर कई बार ये 15 से 17 किलोमीटर की ऊंचाई पे शुरू होता है, क्योंकि हम जानते हैं वायुमंडल का जब हमने अध्ययन किया था, भूमध्य रेखा पर सूर्य सदैव लंबवत चमकता है। इस वजह से यहाँ पे सदैव तापमान अधिक बने रहते हैं और यहाँ पर वाष्प बनकर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है, जिसे हम वायु में चलने वाली संवहनीय धाराएं कहते हैं। इस कारण यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और समताप मंडल की ऊंचाई कम हो जाती है। जो समताप मंडल की मोटाई है वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्षोभ मंडल का विस्तार 16 से 17 किलोमीटर तक मिलता है और क्षोभ मंडल जहाँ खत्म होता है उसके पश्चात समताप मंडल शुरू हो जाता है। तो भूमध्य रेखा पर जब हम देखते हैं तो समताप मंडल की ऊंचाई जो शुरू होती है वो 16 से 17 किलोमीटर के पश्चात होती है। इस क्षेत्र की ओजोन को ही सामान्यतः हम ओजोन परत कहते हैं, जो कि समताप मंडल के क्षेत्र में खास तौर से निचले क्षेत्र में जो ओजोन पाई जाती है वहां पर जो ओजोन की परत बनती है उसी को हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण लगातार पराबैंगनी किरणों द्वारा होता रहता है। अब ये बात सामने आती है, ये बात पूछी जाती है कि समताप मंडल में वास्तव में ओजोन आती कहां से। वास्तव में ओजोन जो गैस है उसका निर्माण लगातार समताप मंडल में होता रहता है। सूर्य से जो अधिक ऊर्जा वाली विकिरणें आती हैं, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, जिन्हें हम पराबैंगनी विकिरणों के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा ओजोन गैस का निर्माण होता है। मूलतः ओजोन गैस का निर्माण ऑक्सीजन गैस से होता है। क्षोभ मंडल में कुल ओजोन का शेष भाग, क्योंकि इसका 90% भाग तो समताप मंडल में चला गया, अतः क्षोभ मंडल में ओजोन गैस का शेष भाग 10% पाया जाता है, जो वायुमंडल का निचला स्तर है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है। क्षोभ मंडल का ओजोन बुरा ओजोन कहलाता है, क्योंकि यह वायु को प्रदूषित करता है एवं स्मॉग के निर्माण में मदद करता है, जो श्वसन के लिए अच्छा नहीं होता। ओजोन गैस वास्तव में श्वसन क्रिया के लिए अच्छी नहीं होती। इस कारण क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाई जाती है वो बुरी गैस कहलाती है। समताप मंडलीय ओजोन परत जैव मंडल का रक्षा कवच है, जबकि जो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है वास्तव में पृथ्वी पर वो जीवन का आधार बनी हुई है, संपूर्ण जैव मंडल के लिए एक रक्षा कवच का कार्य करती है। हम ये जानते हैं कि सूर्य से जो अत्यधिक ऊर्जावान विकिरणें आती हैं, जिन्हें हम पराबैंगनी विकिरणों के नाम से जानते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत उन पराबैंगनी विकिरणों को रोक लेती है। वास्तविकता यह है कि वायुमंडल में ओजोन का निर्माण भी उन पराबैंगनी विकिरणों से ही होता है। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी धरातल की रक्षा करती है। ओजोन परत लगभग 97 से 99% पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण कर लेती है। अब बात ये सामने आती है कि भाई ओजोन परत कितने पराबैंगनी विकिरणों को रोक पाती है, कितने पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण कर लेती है। तो सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली सभी पराबैंगनी विकिरणों में से लगभग 97 से 99% पराबैंगनी विकिरणें ओजोन परत द्वारा वायुमंडल के अंदर क्षोभ मंडल में ही रोक ली जाती हैं, यहां तक कि वो समताप मंडल में रोक ली जाती है, यहां तक कि वो क्षोभ मंडल में प्रवेश ही नहीं कर पाती 99% पराबैंगनी विकिरणें। तो ओजोन गैस का निर्माण, अब ये तथ्य सामने आता है, ये बात सामने आती है कि वायुमंडल में ओजोन गैस का निर्माण होता कैसे है। ओजोन गैस हल्की नीली तीक्ष्ण गंध वाली प्रबल ऑक्सीकारक गुणों से युक्त होती है और ये एक विषैली गैस होती है। वास्तव में ओजोन गैस का रंग हल्का नीला होता है, इसकी गंध तीक्ष्ण होती है, अर्थात सूंघने पर एकदम से हमारे नाक के अंदर तीक्ष्णता महसूस होती है, तो तीक्ष्ण गंध वाली होती है, प्रबल ऑक्सीकारक गुणों से युक्त होती है और ये एक विषैली गैस होती है। ओजोन गैस को विज्ञान की भाषा में O3 के संकेत से जाना जाता है। जिस तरह हम विज्ञान की भाषा में विभिन्न गैसों के अलग अलग संकेत लिखते हैं, ऑक्सीजन का O2 लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 लिखते हैं, इसी तरह से ओजोन गैस के लिए हम जो प्रतीक का प्रयोग करते हैं वो लिखते हैं O3। O3 से तात्पर्य है एक ओजोन गैस का अणु बनाने के लिए ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं की आवश्यकता होती है।
ओजोन हमारे वायुमंडल में दुर्लभ रूप में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ओजोन हमारे वायुमंडल में सर्वत्र उपस्थित गैस है, अपितु ये तो हमारे वायुमंडल में एक दुर्लभ गैस है और दुर्लभ रूप से पाई जाती है। प्रत्येक 10 लाख हवा के अणुओं में पर औसतन करीब 3 ओजोन अणु पाए जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि संपूर्ण वायुमंडल में यदि वायु के 10 लाख अणुओं की गणना की जाए तो उसमें से मात्र 3 अणु ओजोन गैस के पाए जाते हैं। तो ये वायुमंडल में मिलने वाली एक अत्यंत दुर्लभ गैस है। इस छोटी सी मात्रा के बावजूद ओजोन हमारे वायुमंडल में जीवंत भूमिका निभाती है। ओजोन की मात्रा वायुमंडल में बहुत कम है, पर इतनी मामूली सी, इतनी अल्प मात्रा होने के बावजूद भी ये हमारे वायुमंडल में एक जीवंत भूमिका निभाती है। ओजोन गैस का निर्माण उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय भाग में ही अधिक होता है। अब जब ये देखा गया कि यदि हम पृथ्वी के जलवायु कटिबंधों का अध्ययन करें तो वास्तव में ओजोन गैस का जो निर्माण होता है वो पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वायुमंडल में अधिक पाया जाता है, अधिक होता है, पाया नहीं जाता, अधिक होता है। समतापमंडलीय ओजोन का निर्माण प्राकृतिक रूप से रासायनिक अभिक्रिया से होता है, जिसमें सौर पराबैंगनी विकिरणों एवं ऑक्सीजन के अणु सम्मिलित होते हैं। अब समताप मंडल में जो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है प्राकृतिक रूप से उसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है, और इस रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणें होती हैं वो और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के अणु सम्मिलित होते हैं। इन दोनों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे ओजोन गैस का निर्माण होता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन के अणुओं को विघटित करती हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में पराबैंगनी विकिरणें क्या करती हैं? ऑक्सीजन के अणुओं को विघटित कर देती है, उनको तोड़ देती है। इस रासायनिक क्रिया से अति सक्रिय नवजात ऑक्सीजन परमाणु उत्पन्न होते हैं। अब क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस होती है उसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, क्योंकि उसका जो रासायनिक प्रतीक होता है O2। जब अत्यधिक ऊर्जावान पराबैंगनी विकिरणें O2 पर पड़ती हैं तो उसके अंदर से दोनों परमाणुओं को अलग कर देती हैं और ये परमाणु OOO कहलाते हैं। एक O2 से एक ऑक्सीजन का परमाणु अलग हो गया तो वो O कहलाएगा, और दूसरा परमाणु अलग हो गया तो वो भी O कहलाएगा। इस तरह से विघटित हुए परमाणुओं को नवजात ऑक्सीजन परमाणु कहा जाता है। ये नवजात ऑक्सीजन परमाणु तथा ऑक्सीजन अणु मिलकर ओजोन गैस के एक अणु का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मौजूद है तो उसका सूत्र हो गया O2, और जब ऑक्सीजन का एक अणु टूटता है तो उससे 2 परमाणु निकलते हैं O और दूसरा O। तो एक सिंगल O जब O2 से आके मिलता है तो एक ओजोन का अणु बनता है O3। इस तरह से ये क्रिया आगे बढ़ती है। वायुमंडल में ओजोन का निर्माण एवं विध्वंस चलता रहता है। वायुमंडल में इस तरह से ओजोन का निर्माण होता है और फिर ओजोन का विध्वंस हो जाता है। तो ये प्रक्रिया अनवरत रूप से वायुमंडल में चलती रहती है। जब पराबैंगनी विकिरणें ओजोन अणु पर गिरती हैं तो इसको तोड़ देती हैं। दूसरी स्थिति में क्या होता है, जब पराबैंगनी विकिरणें ओजोन अणु पर गिरती हैं, ना कि ऑक्सीजन अणु पर, जब ये ओजोन अणु पर गिरती है तो ओजोन अणु को भी ये तोड़ देती हैं। ये ऑक्सीजन अणु एवं नवजात ऑक्सीजन परमाणु तुरंत ही आपस में मिलकर ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन के अणु टूटते रहते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही वापस वो ओजोन टूटा, ओजोन टूट के एक परमाणु, एक तो ऑक्सीजन का अणु बन गया, दूसरा नवजात ऑक्सीजन बन गया, वापस ही जुड़ जाते हैं तो फिर ओजोन बन जाता है, O3 बन जाता है। तो ये प्रक्रिया लगातार इस ऊंचाई पर चलती रहती है। जब वे सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करते हैं तभी एकल अणुओं में टूटते हैं। जब वो सूर्य से, कौन से, ओजोन गैस, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करते हैं तो वो एकल अणु में टूट जाते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन के अणुओं अर्थात O2, ऑक्सीजन के एकल अणु जिसे हमने अभी नवजात ऑक्सीजन कहा था O के मिलने से ओजोन अर्थात O3 का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ओजोन परत में ओजोन गैस बनने व टूटने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब क्या होता है, इस प्रकार से वायुमंडल के अंदर
ओजोन गैस के बनने व उसके टूटने की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। ऑक्सीजन टूटती है तो नवजात ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ जाके मिलकर O3 बना लेता है। ओजोन टूटती है तो एक अणु ऑक्सीजन का बनता है, दूसरा नवजात ऑक्सीजन का बनता है, वो दोनों आपस में जुड़कर फिर से ओजोन बना लेते हैं। तो ये प्रक्रिया वायुमंडल में लगातार और अनवरत रूप से चलती रहती है। ओजोन गैस का विघटन। ओजोन गैस की मात्रा ओजोन परत में लगातार घटती जा रही है। अब वर्तमान स्थिति क्या देखी गई है कि वायुमंडल के अंदर ओजोन गैस की जो मात्रा है लगातार वो कम होती जा रही है। वायुमंडल के अंदर जो जहां पर ओजोन बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है, समताप मंडल का वो क्षेत्र वास्तव में ओजोन परत कहलाता है। आप इस तथ्य को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, वायुमंडल में ओजोन मंडल नाम का कोई अलग से मंडल नहीं है। ओजोन तो वास्तव में एक परत के रूप में पाई जाती है, वो भी समताप मंडल के अंदर। वायुमंडल के अंदर जो हम संगठन की बात करते हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल और उसका चुंबकीय मंडल, ये मूलतः हम 6 मंडलों की बात करते हैं। ज्यादातर पुस्तकों में बहिर्मंडल तक ही बताया जाता है। तो जो समताप मंडल होता है वहीं पर ओजोन पाई जाती है और समताप मंडल की निचले भाग के अंदर ओजोन की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है। तो यहां पर हम इसे ओजोन परत के रूप में देखते हैं और इसकी व्याख्या की जाती है। तो वायुमंडल में समताप मंडल के ही भाग होता है ओजोन परत। तो वर्तमान समय में यह देखा गया है कि ओजोन परत के अंदर ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी आ रही है। ओजोन एक अस्थिर गैस है जिसका एक तरफ निर्माण तथा दूसरी तरफ विघटन कार्य होता रहता है। अब बात आती है ओजोन की, ये एक बहुत ही अस्थिर गैस है। एक तरफ तो ओजोन बन रही है और दूसरी तरफ ओजोन का विघटन और विनाश हो रहा है। तो ये प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। इसके लिए औद्योगिक गतिविधियां अधिक जिम्मेदार हैं। वर्तमान समय में इस अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ओजोन क्षरण, अर्थात ओजोन गैस के अंदर कमी आना। ओजोन परत के अंदर ओजोन गैस में कमी आ रही है। भाई क्यों आ रही है, किस कारण से आ रही है? इसकी बनने और विघटन होने की प्राकृतिक प्रक्रिया तो वर्षों से चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है, पर एकदम से इतनी कमी नहीं देखी गई। ये डिप्लेशन, ये क्षरण की समस्या क्यों आई, इसके लिए क्या जिम्मेदार है? तो जो गतिविधियां निकल कर सामने आई, जो यौगिक निकल कर सामने आए, जो कारक निकल के सामने आए, वो कारक वास्तव में विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों से वायुमंडल में पहुंच रहे हैं और ये कारक ओजोन गैस के अंदर धीरे धीरे कमी कर रहे हैं। औद्योगिक गतिविधियों से निकली हेलोजनित गैसें ऑक्सीजन क्षरण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। अब जो औद्योगिक गतिविधियां होती हैं उनसे विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं। तो जो हेलोजनित गैसें होती हैं जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये एक तरह से हेलोजेंस कहलाते हैं। तो ये जो गैसें हैं, खास तौर से ये सभी गैसें मिलकर के ओजोन क्षरण के लिए अधिक जिम्मेदार हैं। आगे हम इसकी और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ओजोन क्षरण होता है, क्या इसके लिए अधिक जिम्मेदार है। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम ओजोन गैस के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? अर्थात आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने ओजोन गैस की खोज की वायुमंडल के अंदर। प्रश्न संख्या 2, मुख्य रूप से ओजोन गैस का विस्तार वायुमंडल के किस मंडल में मिलता है? इसके अंतर्गत आपको ये बताना है कि वायुमंडल के किस मंडल के अंदर मुख्य रूप से ओजोन गैस का विस्तार पाया जाता है। वायुमंडल के विभिन्न मंडल हैं जैसा कि आपको पता है, उनमें से मूल रूप से ओजोन गैस का अधिकांश भाग किस मंडल में मिलता है, उस मंडल का नाम आपको देना है। क्योंकि ये दोनों ही सवाल अति लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न हैं, अतः इनका उत्तर आपको 20 शब्दों से कम में ही देना है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।